हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के मैटर पे हमने एक वीडियो बनाया था, वो आप लोगों ने पसंद किया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा। अब मुझसे बहुत लोगों ने ये कहा है कि क्योंकि प्रशांत भूषण को सेंटेंस कोर्ट अनाउंस करने जा रही है और जजमेंट आ गया है, तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें उस जजमेंट के बारे में ज़रूर कहूँ। तो देखिए, मेरा हमेशा से व्यू ये रहा है कि पावर होना एक बात है और पावर की को एक्सरसाइज करना दूसरी बात है। जैसे गवर्नमेंट्स के लिए भी कहते हैं कि द बेस्ट गवर्नमेंट इज वन विच गवर्न्स लीस्ट। इसी तरह ये बात सही है कि जजेस की ये पावर है और 274th रिपोर्ट में इंडियन लॉ कमीशन ने अभी चंद साल पहले ये कहा कि नहीं, ये पावर रहनी चाहिए। और उसमें कुछ उन्होंने विदेशी प्रैक्टिसेस का जिक्र किया। सबसे पहले पाकिस्तान का किया, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो कंटेम्प्ट लॉ था वह स्ट्राइक डाउन कर दिया था क्योंकि पार्लियामेंट ने उसे डाइल्यूट किया था। मैं ये समझता हूं कि इसमें हमको इनलाइटेंड व्यू लेना चाहिए। हमें इनलाइटेंड डेमोक्रेसी से, मैच्योर डेमोक्रेसी से सीखना चाहिए। अब आप ये देखिए कि इस जजमेंट में, जिसके अगेंस्ट अब हजारों की तादाद में फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेट्स, एक्टिविस्ट, एकेडमिशियंस जो है वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, इससे मैं समझता हूं कि जुडिशरी की जो डिग्निटी है वो बढ़ी नहीं है, बल्कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। बाबरी मस्जिद का जजमेंट एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑथर ऑफ जज है उसका नाम रिवील नहीं किया। अब प्रशांत भूषण के जजमेंट में भी वो नाम रिवील नहीं किया गया। अब जो पूरा जस्टिफिकेशन सेंट्रल कंटेम्प्ट पावर का और बहुत से पुराने जजमेंट्स इस जजमेंट में कोट किए गए, वो ये कि साहब ये लोगों के लिए है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो जजेस का राइट नहीं है, लोगों का राइट है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो लोगों की फ्रीडम्स और राइट्स बेटर प्रोटेक्ट होंगे। वर्ड पीपल इस जजमेंट में 27 टाइम आ रहा है, लेकिन अब ये जो इतने एक्टिविस्ट, एकेडमिशियन, जूरिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर्स, फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जजेस ऑफ हाई कोर्ट और बड़े लीडिंग जजेस ये इसमें स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि 2017 में एक मूवमेंट चला था। सबा दीवान की फेसबुक वॉल पे उन्होंने लिखा था, नॉट इन माई नेम। जो मॉब लिंचिंग हो रही थी, बीफ के नाम पे किलिंग्स हो रही हैं, काऊ के नाम पे किलिंग्स हो रही हैं, उसको लोगों ने कहा कि भाई ये हमारे नाम में नहीं मत मारिए। इसी तरह आज बहुत लोग खड़े होकर ये कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, कंटेम्प्ट पावर का इस्तेमाल लोगों के नाम में ना किया जाए। अब आप ये देख लीजिए कि बार बार जजमेंट में ये कहा गया कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो प्रोटेक्शन जज को पर्सनली नहीं देती और ये बेसिकली लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए हैं, ताकि लोगों के माइंड में जुडिशरी के अगेंस्ट एक डिस्ट्रस्ट ना क्रिएट हो जाए और लोगों का कॉन्फिडेंस जो है जुडिशरी में वो शेक ना करे। रूल ऑफ लॉ, लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों का ट्रस्ट, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल है। कंटेम्प्ट में सजा देने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। कॉन्फिडेंस बढ़ता है कोर्ट के ऑर्डर्स को देख के, कोर्ट के एक्शंस को देख के, कोर्ट के इनएक्शंस को देख के वो घटता है। तो जो कोर्ट की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंस रूल ऑफ लॉ में, जुडिशरी में बढ़ता या घटता है। पैरा 48 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब, व्हेन द कोर्ट एक्सरसाइजेस दिस पावर
it does not do so to vindicate the dignity and honor of individual judge who is personally attacked or scandalized, but to uphold the majesty of law and of administration of justice. और फिर कोर्ट ने कहा, द फाउंडेशन ऑफ जुडिशरी इज द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। अब पैरा 71 में कोर्ट कह रही है कि डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी सेंट्रल है। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद पार्लियामेंट सेंट्रल है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने डिसीजन ले लेते हैं और जनता के नाम पे उसको जस्टिफाई करते हैं। अब अगर कोर्ट्स भी डिसीजन ले लेंगी और जनता के नाम पर जस्टिफाई करेंगी तो फिर उस पे एक एकेडमिक डिबेट शुरू होगी। वो डिबेट हो रही है ऑलरेडी कि क्या कोर्ट एग्जीक्यूटिव की तरफ टिल्ट कर रही है, क्या जुडिशरी अपने राइट्स जहां आ जाते हैं उनको जेलसली सेफगार्ड करती है, लेकिन लोगों की लिबर्टीज के लिए वो इंथुजियाज्म डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करती। एनजेसी का जजमेंट भी मोदी गवर्नमेंट के जमाने में आया। मोदी गवर्नमेंट ने आते ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में सरकार की से बढ़ाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और एक एनजेसी एक्ट पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट किया और यह कहा कि सरकार जो है उसका इन्वॉल्वमेंट अपॉइंटमेंट में नहीं होना चाहिए। वो कि अभी तक जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है वो फाइनलाइज नहीं हुआ और बाद में कुछ शायद कोर्ट के और गवर्नमेंट के रिलेशंस भी इंप्रूव कर गए कि बहुत से अपॉइंटमेंट क्लियर हो गए। सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो पिछले 5 सालों में ही हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। तो कोर्ट ने ये बात कही जजमेंट में कि ट्रस्ट, फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इन द जुडिशियल सिस्टम इज साइन क्वे नॉन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। सही बात है बिल्कुल, लेकिन जैसे लॉ में प्रिंसिपल है रेस इप्सा लोक्युट, थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। बड़े बड़े मैटर सुने नहीं गए, हैबियस कॉर्पस में लंबी लंबी डेट्स दी गई, एनआरसी में जो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट लिया, अक्सर कोर्ट में ऑर्डर नहीं हुए चैंबर में ऑर्डर हो गए। सरकार असम की बीजेपी की सरकार आर्गू करती रही कि ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल जो है ये ना फॉलो किया जाए, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है। लेकिन वो डेट जो कोर्ट ने फिक्स कर दी थी उसी डेट पे अनाउंस हुई वो, और उसके बाद जब वो अनाउंस हो गई एनआरसी तो एक ऑर्डर आता कि हम इसे अप्रूव करते हैं। वो ऑर्डर नहीं किया, बल्कि उसने जिसने बेचारे ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने वो की थी उसको मध्य प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया, उसका कैडर ही बदल दिया गया। सबरीमाला रिव्यू के लिए कोर्ट के पास टाइम था, लेकिन इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन बॉन्ड पे टाइम नहीं था। सीएए में इतने लोगों की जानें चली गईं, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कोर्ट ने एग्जामिन नहीं की। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस से जुडिशरी की अंदर लोगों का ट्रस्ट बढ़ा नहीं है, घटा है। और लोगों की बात छोड़ दीजिए, खुद 4 जजेस जब बाहर आके वर्किंग डे में अपना जुडिशियल वर्क छोड़ के कह रहे हैं कि हम बाहर आए हैं टू डिस्चार्ज देयर डेट टू नेशन, डेमोक्रेसी डेंजर में है। जब कोर्ट ने इस जजमेंट में मान लिया कि डेमोक्रेसी डेंजर में है या नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम इसमें नहीं जाएंगे, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो भी एक ओपिनियन है। कोई उस ओपिनियन से एग्री कर सकता है, कोई उस ओपिनियन से एग्री नहीं कर सकता है। अब इंडिया में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलात हैं, 2 तरह के कंटेम्प्ट हैं, सिविल कंटेम्प्ट है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। जो सिविल कंटेम्प्ट है यानी कोर्ट का ऑर्डर होता है और सरकारें ज्यादातर उसे नहीं मानती। मुझे एक एजुकेशन सेक्रेटरी ने उड़ीसा में बताया था कि 836 कंटेम्प्ट केसेस हैं उनके अगेंस्ट। कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया था सैलरीज के बारे में टीचर्स की, वो इंप्लीमेंट सरकार ने नहीं किया, इतने कंटेम्प्ट हो गए।
यानी सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2016-17 में 96,310 सिविल कंटेम्प्ट केसेस हैं। मैं समझता हूं सिविल कंटेम्प्ट ज्यादा सीरियस है कि कोर्ट का ऑर्डर है और वो नहीं माना जा रहा। ज्यादातर केसेस में कौन पार्टी है हमारे यहां? 80% केसेस में सरकार। ऑर्डर सरकार के अगेंस्ट होता है, सरकार उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करती, लेकिन सिविल कंटेम्प्ट के बारे में वो सीरियसनेस नजर नहीं आती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 29,530 सिविल कंटेम्प्ट केस। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला जरा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ये भी आप समझ लीजिए तकरीबन 700 केसेस जो हैं कंटेम्प्ट के, वो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। कैसे जुडिशरी का ट्रस्ट लोगों में बढ़ता है? सिर्फ लीगलिस्टिक होने से नहीं। जो जजमेंट है उसने बहुत से पुराने जजमेंट्स कोट किए और उनके हिसाब से ये लगता है कि भाई ये 3 जज बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स फॉलो किए। बात सही है, लेकिन देखिए अक्सर जजमेंट लीगली करेक्ट होता है, लेकिन उससे कोर्ट की इज्जत घट जाती। ए गोपालन का जजमेंट है। आर्टिकल 21 ने कहा कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बन गया। कोर्ट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ये तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। लेकिन इसी में एक डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस फजले अली का आया और कोर्ट की इज्जत मेजॉरिटी ओपिनियन से नहीं बनी, बल्कि इस माइनॉरिटी ओपिनियन से बनी। और 18 साल बाद मेनका गांधी के केस में यह माइनॉरिटी ओपिनियन मेजॉरिटी ओपिनियन बना और कोर्ट ने कहा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब यह नहीं है कि लॉ है कोई, वो लॉ जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो, नॉन आर्बिट्रेरी। एडीएम जबलपुर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के इमरजेंसी लगते ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। बाकी फंडामेंटल राइट्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड होते हैं। प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर हुआ और आर्टिकल 21 सस्पेंड हो गया। अब इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट का जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो सही है। जब आर्टिकल 21 नहीं है तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैसे होगी? लेकिन आप देखिए इसी लॉ पर 9 हाई कोर्ट्स ने कहा कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस होगी और आर्टिकल 21 इज नॉट द सोल रिपोजिटरी ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अभी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म हुआ है पिछले 5-6 सालों में, वो हाई कोर्ट्स का नहीं हुआ। हाई कोर्ट्स अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करती रही। हाई कोर्ट से कई जजमेंट्स ऐसे आए कि उनकी बहुत ज्यादा तारीफें हुई। एडीएम जबलपुर के मैटर में एक ब्लॉट था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो प्राइवेसी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया। लेकिन जुडिशरी की इज्जत इस डिसेंटिंग ओपिनियन से हुई जो इस केस में एचआर खन्ना ने लिखा था। पब्लिक इंटरेस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर बहुत जजमेंट्स में बात की गई है। ब्रह्मा प्रकाश कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है 1953 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो कंटेम्प्ट पावर है, इट इज इंटेंडेड टू बी अ प्रोटेक्शन टू द पब्लिक हुज इंटरेस्ट वुड बी वेरी मच इफेक्टेड if the act or conduct of any party, the authority of the court is lowered and the sense of confidence which people have in the administration of justice by it is weakened. बार बार ये बात आ रही है कि कंटेम्प्ट की पावर इसलिए एक्सरसाइज होनी है कि लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में विश्वास कम ना हो। एस मुलगोलकर का केस 1978 का कोट किया जस्टिस कृष्णा अय्यर के 6 पॉइंट्स कि किस तरीके से कंटेम्प्ट पावर का यूज किया जाएगा। लेकिन इसमें भी जो एक एडवाइस जस्टिस कृष्णा अय्यर ने दी थी, उस एडवाइस पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसमें कहा था कि द कोर्ट इज विलिंग टू इग्नोर बाय अ मैजेस्टिक लिबरलिज्म trifling and venial offenses. The dog may bark,
द कारवान विल पास। और उन्होंने कहा था इसमें कि जजेस को कंटेम्प्ट पावर्स में हाइपर सेंसिटिव नहीं होना है, इवन वेयर डिस्टॉर्शंस एंड क्रिटिसिज्म्स overstep the limits, but to deflate vulgar denunciation by dignified bearing, condescending indifference, and repudiation by judicial rectitude। मैं ये समझता हूं कि अब जब सेंटेंस पास करने का समय आए तो मैक्सिमम कंपैशन, मैक्सिमम जेनरोसिटी कोर्ट को दिखानी चाहिए। बेहतर तो यह है कि कोर्ट इसमें रिव्यू एक्सेप्ट कर ले और पूरा कंटेम्प्ट पावर्स का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से क्या रिलेशनशिप है, उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, वो एक लार्जर बेंच के सामने जानी चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।